मैकॉले मिनट्स के बाद और मैकॉले की नीतियों के बाद में अब हम जानते हैं कि अंग्रेजों का अगला कदम क्या था भारतीय शिक्षा को लेकर के। यहां पर एक हेडिंग दिया है, व्यवसाय के लिए शिक्षा। व्यवसाय मतलब कोई भी रोजगार, रोजगार परक शिक्षा के बारे में अंग्रेजी नीतियां क्या थी, भारतीय शिक्षा को किस दृष्टिकोण से देखते थे, उसमें क्या बदलाव चाहते थे। तो हम बात करते हैं 1854 की। देखो बेटा 1854 में क्या हुआ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। इंग्लैंड के अंदर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था लंदन में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो निदेशक मंडल था भारतीय मामलों को देखने वाला, याद रखना, लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारत के गवर्नर जनरल को एक नोट भेजा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने गवर्नर जनरल को एक नोट भेजा जिसमें चार्ल्स वुड द्वारा सुझाई गई बातें थी। और ये जो नोट था इसको कहा जाता है वुड का नीति पत्र, याद रखना आप, वुड का नीति पत्र या वुड्स डिस्पैच। कई बार प्रश्न आता है जो वुड डिस्पैच है वो कब लाया गया, 1854 में। बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज था, इसको कहा जाता, वुड के नीति पत्र को कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, याद रखना, अधिकार पत्र, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। और इसके आधार पर जो भारतीय शिक्षा की रूपरेखा अंग्रेजी शासन के दौरान खींची गई। अब देखो उस समय का जो गवर्नर जनरल जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने लिखा था, उस समय गवर्नर जनरल 1854 के अंदर लॉर्ड डलहौजी थे, याद रखना, मैं यहां पर इसको लेता हूं। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। 1848 से 1856, याद रखना कार्यकाल। डलहौजी की विलय नीति याद होगी आपको, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, गोद निषेध प्रथा और कुशासन का आरोप लगाना, ये डलहौजी के समय में। 1853 में बंबई से ठाणे के बीच में पहली रेल चली, याद रखना, ये डलहौजी के समय हुआ। 1854 में डलहौजी के समय डाक तार सेवा का भारत के अंदर शुरुआत हुई, ये याद रखना। और 1854 में वुड डिस्पैच जारी किया गया इसके समय में, ये भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है लॉर्ड डलहौजी, याद रखना। ये सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं, हम पढ़ रहे हैं तो फिर उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ें, ठीक है ना। ये चार्ल्स वुड इसलिए कहा जाता है वुड का नीति पत्र या वुड डिस्पैच। अब वुड डिस्पैच के अंदर कौन कौन सी बातें उन्होंने बताई थी भारतीय शिक्षा को लेकर के। चार्ल्स वुड ने भारतीय शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें या बहुत बड़े बयान अपने पत्र में दिए थे। उसके तर्क क्या थे, देखो सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से, भारतीयों को यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से व्यापार के अंदर संलग्न किया जाए, जिससे व्यापार के विस्तार को हमें मदद मिलेगी। देखिए यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापारिक लाभ होगा, वे यहां के जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, वे यहां के संसाधनों को सही तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। इन्होंने कहा कि भाई जो अंग्रेजी में शिक्षा दो तो जो रिसोर्सेज है उनको सही तरह से वो समझेंगे और उसका फायदा उनको बिजनेस में मिलेगा, ट्रेडिंग में मिलेगा।
व्यवसाय के लिए शिक्षा थी। दूसरा, उनको बोलो कि यूरोपीय जीवन शैली अपनाएं, जिसका सीधा फायदा इंग्लैंड को होगा। यूरोपीय जीवन शैली अपनाने से, यूरोपीय जीवन शैली अपनाने से उनकी रुचियों व मान्यताओं में बदलाव आएगा। उनकी रुचियों और उनके इंटरेस्ट चेंज हो जाएंगे। उनकी रुचियों और मान्यताओं में बदलाव आएगा। उनकी रुचियों व मान्यताओं में बदलाव आएगा। बदलाव आने के बाद में क्या होगा बेटा? वे ब्रिटिश वस्तुएं खरीदेंगे। ब्रिटिश वस्तुएं खरीदेंगे, जिसका लाभ किसको मिलेगा? इंग्लैंड को मिलेगा। जिसका लाभ इंग्लैंड को होगा। मैकाले की बात याद करो कि मैं ऐसा एक भारतीय बाबू वर्ग तैयार करना चाहता हूं जो शरीर से भारतीय हो लेकिन मस्तिष्क क्या हो? अंग्रेज हो। चलिए आगे चलते हैं। व्यवसाय हो गया, यूरोपीय जीवन शैली अपनाने के लिए कहा गया। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो शिक्षा होगी तो भारतीयों का जो है वो नैतिक चरित्र मजबूत बनेगा। भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, डेवलपमेंट होगा। वे सत्यवादी, ईमानदार बनेंगे। भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। वे सत्यवादी तथा ईमानदार बनेंगे। जैसे अंग्रेज बहुत बड़े ईमानदार थे ना, ऐसी बात कर रहे थे वो, है ना। बाद में तो सारे बेईमान ही बचते थे। लेकिन अब देखिए उन्होंने क्या किया? तर्क दिए अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में। उन्होंने कहा कि अगर आप अंग्रेजी शिक्षा इस्तेमाल करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे भारतीयों को, तो उनका नैतिक मॉरल जो उनका डेवलपमेंट है वो ज्यादा होगा। वो ईमानदार बनेंगे, ऑनेस्ट बनेंगे, है ना। वो सच बोलेंगे और कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कर्मचारी वर्ग तैयार हो जाएगा। ईमानदार बनेंगे, कंपनी को अच्छे कर्मचारी मिलेंगे। कंपनी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी को अच्छे कर्मचारी मिलेंगे, अच्छा बाबू वर्ग मिलेगा जो उसके लिए काम करेगा, उसकी स्वामी भक्ति मतलब उसके प्रति भक्त रहेगा। फिर उसने कहा कि जो पूर्व का साहित्य है वो त्रुटिपूर्ण है, जिसके अंदर काम के प्रति दायित्व और समर्पण पैदा नहीं कर सकता है वो साहित्य। देखिए चौथा, पूर्व का साहित्य त्रुटिपूर्ण है। याद रखना, त्रुटिपूर्ण मतलब गलतियों से भरा हुआ है। पूर्व का साहित्य त्रुटिपूर्ण है, वो गलतियों से भरा हुआ है। उसमें ईमानदारी, सत्यता, दायित्व, समर्पण ऐसे मूल्यों का अभाव है। उसमें दायित्व व समर्पण जैसे मूल्यों का अभाव है। इसलिए जो शिक्षा है वो किस में दी जानी चाहिए? अंग्रेजी में। इसलिए आवश्यक है कि जो शिक्षा है वो अंग्रेजी में दी जाए और जो पाश्चात्य साहित्य, जो पश्चिमी साहित्य है, उनको पढ़ाया जाए। जब इस तरह का उन्होंने एक माहौल बनाया तो उसके बाद में कुछ चेंजेज हुए। जैसे सरकारी शिक्षा विभागों का गठन हुआ। उसके बाद में लिखना, इसके बाद में सरकारी शिक्षा विभागों का गठन हुआ। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन हुआ। यह अंग्रेजों के समय एजुकेशनल डिपार्टमेंट बने। उस समय एजुकेशन इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए, ईआई बोलते थे इनको। उसके बाद में जब एक तरफ 1857 के अंदर संग्राम चल रहा था, आजादी की पहली लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसी समय
3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, याद रखना 3 यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। 3 कहां कहां, यहां पर लिख देता हूं मैं, बंबई, मद्रास तथा कलकत्ता। तीनों जगह 1857 में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी स्थापित हुई। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। हालांकि मेरे पास यहां पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है, लेकिन आप इसको हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार प्रश्न आता है सीधा सीधा कि बंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय स्थापित कब किए गए, 1857 में। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 57 में तो संग्राम चल रहा था, 57 में तो लड़ाइयां चल रही थी, उस समय यूनिवर्सिटी नहीं, उसी समय यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। उनकी प्रेसिडेंसी थी ना तीनों, बंबई, मद्रास और कलकत्ता, वहां पर प्रेसिडेंसियों में इन्होंने यूनिवर्सिटी स्थापित की 1857 के अंदर। वापिस देखिए 54 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नर जनरल को एक नोट भेजता है जिसमें कहता है, चार्ल्स वुड ने कुछ सुझाव दिए थे और उसको वुड का नीति पत्र कहा गया। वो इतना महत्वपूर्ण बन गया कि उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखना। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उनके कुछ काम, विलय नीति, बंबई से ठाणे के बीच में पहली रेल चली थी 53 में उनके समय, और 54 में डाक तार विभाग, डाक तार सेवा का प्रारंभ किया था लॉर्ड डलहौजी के समय। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, गोद निषेध प्रथा, ये सब इसके समय की देन है। अब वुड के डिस्पैच में क्या था नीति पत्र में, पहला कि यूरोपीय शिक्षा दो जिससे भारतीयों को व्यापारिक लाभ होगा, वे यहाँ के संसाधनों को सही तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे, डेवलपमेंट होगा उनका। दूसरा, अगर वो यूरोपीय जीवन शैली अपनाएंगे तो इंग्लैंड में बनी हुई चीजों को वो खरीदेंगे, उनकी मान्यताएं बदलेगी, जिसका सीधा लाभ इंग्लैंड को होगा। तीसरा, यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, वे सत्यवादी बनेंगे, ईमानदार बनेंगे, जिसका फायदा कंपनी को होगा, कंपनी को अच्छे कर्मचारी मिलेंगे। देखो कितनी बड़ी बात कह दी। चौथा, उन्होंने कहा कि जो भारत का जो साहित्य है, पूर्व का साहित्य है, वो गलतियों से भरा हुआ है, उसमें कहीं भी दायित्व और समर्पण का भाव पैदा नहीं होता है, इसलिए ऐसी शिक्षा उनको मत दो। इसी के आगे बढ़कर के सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट बने, और 1857 के अंदर बंबई, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटी स्थापित हुई, 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुए। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। ये था व्यवसाय के लिए शिक्षा। अब हम आगे वाले वीडियो में ये पढ़ेंगे कि इसके पहले भारत में जो शिक्षा चल रही थी, इसके पहले भारतीय जो शिक्षा ले रहे थे, जो स्थानीय पाठशालाएं थी, जो लोकल स्कूल थे, उनका क्या हुआ। बिल्कुल वही बुनकर फैक्ट्री वाले चैप्टर वाली बात है। भारतीय स्थानीय कपड़ा उद्योग का क्या हुआ, स्थानीय लोहा उद्योग का क्या हुआ, स्थानीय शिक्षा का क्या हुआ, इसी संदर्भ में हम इसको पढ़ेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, नोट कीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।